हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन, यानी कि कंप्यूटर का किस तरीके से एक उत्पन्न हुआ कंप्यूटर और किस तरीके से ये आगे चल के किस तरीके से इसमें बदलाव आए, चेंजेस आए, देखने को मिले। तो ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो चलिए आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो का ये जो कंप्यूटर जो मैंने स्टार्ट किया है इसका अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप वहाँ से देखिए। मैंने इसके पहले के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने वहाँ डिस्कस किए हैं। एंड अगर आपको वो कंप्यूटर प्लेलिस्ट मिलेगा आपको इसी चैनल पे, वहाँ पे जाके आप पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। एंड सबसे पहला देखिए, सबसे पहले इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट हो गया था 3000 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट में ये स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले चाइना ने इसको इन्वेंट किया था और ये किस तरीके का इन्वेंशन था, ये एक था एबैकस। एबैकस डिवाइस इसको कहा जाता था, इसका मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देती हूँ अबैकस का। दैट इज अबेंडमेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ओके, एंड इसमें क्या हुआ करता था कि आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं इस तरीके से ये जैसे कि ये ऊपर वाले जो पार्ट है, ये दो अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट है एंड दिस इज वन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को हम कहते थे, पहले हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे हेवन, इसको हम कहते थे हेवन। ओके, एंड जो सेकंड पार्ट हुआ करता था इसको हम कहते थे अर्थ। ओके, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट एंड दिस वन इज लोअर पार्ट। लोअर पार्ट को हम अर्थ कहते थे। यहाँ पे किस टाइप के डिस्क्रिप्शन हुआ करते थे, लाइक कैलकुलेटिंग में आप कर सकते थे, लाइक एडिशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग में आप प्लस माइनस इस तरीके से करते थे। एंड इसमें अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, अगर आप 3 into 5 करना चाहोगे, ठीक है, लाइक 3 into 5। ओके, सो व्हाट यू डू, वहां पे उस टाइम क्या हुआ करता था कि इसमें क्या करेंगे, 3 + 3 + 3 ऐसे करते थे। ठीक है, यहाँ से 3 उठाएंगे, फिर यहाँ से 3 उठाएंगे, इस तरीके से उठाएंगे, देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आता था वो एक आउटपुट के तौर पे प्रोवाइड हो जाता था। ठीक है, एंड इसका जो एप्लीकेशन होता था दैट इज यूज फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए यूज होता था। एंड कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स का भी यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता था। ठीक है, आपको समझ आया चीज। एंड आपको जैसे मैंने बताया ये इन्वेंट किसने किया था, चाइना ने किया था, अबेकस। ओके, आजकल भी अबेकस यूज होता है, कहाँ होता है, जो छोटी छोटी क्लासेस हैं होती हैं जैसे नर्सरी, प्री नर्सरी, वहाँ पे छोटे बच्चों को इस तरीके का गेम खिलाया जाता है ताकि वो इस चीज से अवेयर हो जाए, लाइक किस तरीके से अर्थमेटिक को यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जनरेशन सॉरी नेक्स्ट इवोल्यूशन कब हुआ था, ये हुआ था 1614 में, यानी कि इसको किसने किया था, इसको किया था जॉन नेफर ने। ठीक है, जॉन नेफर ने। अब इसमें क्या हुआ था, जॉन नेफर ने भी इस तरीके का उनका क्या रेक्टेंगुलर टाइप का हुआ करता था। इस तरीके से आप देखेंगे रेक्टेंगुलर टाइप से एक बॉक्स हुआ करता था। उसमें क्या होता था ना कि हाथी के दांत से इस चीज को यहाँ पे देखिए, मैं जैसे बना रही हूँ, वैसे तो आपने इमेजेस देखे होंगे अगर आपने इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो इसके पिक्चर्स आप एक बार देख लीजिए, अदरवाइज मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ यहाँ पे भी। ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स हुआ करता था, जैसे कि एबैकस है उसी का जस्ट थोड़ा सा प्रोसीड करके इसमें बनाया गया था। और इसको किसने बनाया था, जॉन नेफर ने। एंड इसमें क्या हुआ करता था कि ये डिवाइस एक तरीके से एल्गोरिदम का काम करते थे। ठीक है ना, एल्गोरिदम। बाकी ये जैसे मैंने आपको बताया ना, 1600 में अरेबिक मैथ्स आ गया था। एंड ये इसमें नंबर्स को स्टार्ट किया जाता था, 0 to 1 से लेकर जितने भी नंबर यूज किए जाते थे, दैट इज सिंपल, जैसे कि एबिकस में होता है वैसे ही इसी को एबिकस में ही यूज किया जाता था। लेकिन जब जॉन नेफर आए, इन्होंने क्या किया था, एक बड़ा सा
बड़े नंबर को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकें, ये भी एक चिंता का विषय था। तो इन्होंने क्या किया था, इस तरीके का एक बॉक्स बनाया था और इसमें हाथी के दांत से बने हुए जो फॉर्मेट होते थे उस तरीके से इनको किया जाता था। कैसे, यहाँ पे नंबर्स लिखे होते थे 1 2 3 लाइक दिस, है ना, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे, यानी कि बिग नंबर, लाइक थाउजेंड्स में इस तरह के नंबर लिखे जाते थे। तो इन्होंने क्या किया था, बिग नंबर को कैलकुलेट करने के लिए जॉन नेफर ने इसका इन्वेंशन किया था। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ करता था। ये जो जॉन नेफर ने एक मिनट, जॉन नेफर ने इन्होंने जो बनाया था, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसमें क्या होता था, 0 to 9 होल्ड करते थे नंबर। यानी कि अगर इस लाइन की अगर हम बात करें, अगर इस रेक्टेंगुलर जो आपको शेप दिख रहा है, इसमें 0 to 9 करके, 0 to 9 वुडन हाथी के दांत से इस चीज को मेंशन किया जाता था। ठीक है। एंड इसमें क्या होता था कि ग्राफिकल स्ट्रक्चर को भी कैलकुलेट करने में सक्षम था। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ करता था कि ग्राफिकल, अगर हम नॉर्मली ग्राफिकल में क्या होता था, लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो ग्राफिकल में 1 से लेकर 9 तक का पूरा फॉर्मेट को एक तरीके से बनाया जाता था और उसको कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है। एंड ये क्या होता था कि मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाता था। ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड, इसको क्या कहते थे, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होता था, दैट इज को कहते थे रेब्दोलिजिया। ये कहते थे रेब्दोलोजिया। ठीक है। सॉरी, रेब्दोलोजिया। ठीक है। इस नंबर को क्या कहते थे, जो कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी हुआ करता था, इसको कहते थे रेब्दोलोजिया। ठीक है, रेब्दोलोजिया। RABDOLOGIE। ठीक है। ये समटाइम्स आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रेब्दोलोजिया का जो टेक्नोलॉजी है वो कौन से डिवाइस में यूज होता था और उसको किसने इन्वेंट किया था, तो वो थे जॉन नेफे। नेक्स्ट इवोल्यूशन हो गया था 1642 में। किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने इसका इन्वेंशन किया था, दैट इज इसका नाम था डिवाइस का मैकेनिकल कैलकुलेटर, और इसको हम कहते थे पैस्कलाइन। इन्होंने क्या किया था, ये दो नंबर का एडिशन हुआ करता था। ठीक है, दो नंबर्स को ये ऐड करता था। अब मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, आप इसका स्ट्रक्चर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा देखने को। तो इसमें होता था, व्हील्स के ऊपर काम करते, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे पता है व्हील्स होते थे, इस टाइप के व्हील्स होते थे, और यहाँ पे कुछ नंबर्स होते थे। ठीक है। तो जैसे आपको मान के चलो आपको मान के चलो 4 into 8 करना है। ठीक है, या 4 into 2 करना है। तो क्या करना होता था कि ये जो जितने व्हील्स है ना, वन जितने आपको दिख रहे हैं, इन व्हील्स को आपको घुमाना, 2 बार घुमाएंगे। ठीक है, 4 टाइम्स, यानी कि 4 into 2 करना है तो 4 को आपको 2 बार घुमाएंगे। जब आप इसको 2 बार घुमाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे शो होता था। ठीक है, इस वाले एरिया में आउटपुट शो होता था। ओके। पास्कल ने इस टाइप के कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था। ठीक है। एंड ये मेनली डिजाइन किसके पर्पस में भी हो सकता था, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना हो, या फिर लिक्विड के प्रेशर्स को नापना हो, या फिर जहां पे भी दो डिजिट्स, यानी कि जो दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन आता है, वहां पे भी इसको यूज किया जाता था। ठीक है ना। तो देखिए कितने अच्छे से ये इन्वेंशन आगे बढ़ने लगा। पहले तो सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी के डब्बे पे अबैस्कस का ही यूज किया जाता था, जिसमें बहुत सिंपल सा था, लाइक प्लस कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको काम करना है तो उसको एटलीस्ट उतने टाइम्स आप उसको उस पे राउंड अप करो। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, चीजें मैकेनिकल चीजें आने लगी। मैकेनिकल में जस्ट थोड़ा सा ये हुआ, व्हील्स के ऊपर काम होने लगा। ठीक है ना, जैसे कि आप स्टेयरिंग्स वाले व्हील्स होते हैं ना, लाइक उस टाइप के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। 1642 में किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। उसके बाद अगर हम बात करें 1673 में क्या हुआ था, गॉटफ्रेड विलियम्स ने स्टार्ट किया था एडवांस पास्कल। ठीक है, एडवांस पास्कल में भी ये सेम ही चीज होते थे। इसमें एक चीज और ऐड हो गया था, दैट इज डिवीजन। ओके, डिवीजन किया जा सकता था, राइट। सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर इसमें ऐड हो गया था डिवीजन। लाइक अगर आपको 36 का डिवीजन करना हो किसी एक पर्टिकुलर नंबर का, देन
what you can do, you have to just go through the अबैस्कस तो होते ही थे साथ में, लेकिन आपको ना ये व्हील्स के ऊपर फिर काम करना पड़ता था, ठीक है ना। ये व्हील्स, सॉरी ये मेरा पेन गायब हो जाता है समटाइम्स, दिखता नहीं है। सो ये इस व्हील्स के ऊपर काम किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे क्या कंप्यूटर का एवोल्यूशन फिर कैसे होने लगा। 1801 में 1801 में कौन आ गए थे, फिर ये आ गए थे जोसेफ एम जैकवर्ड। इन्होंने क्या किया था, डिवाइस का नाम क्या नाम था इनके, जैकवर्ड्स लूम, ठीक है। जैकवर्ड्स लूम में इन्होंने क्या किया था कि पंच कार्ड का यूज होने लगा। पंच कार्ड मतलब समझते हैं ना आप, जैसे कि जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही पंच कार्ड हुआ करता था, ठीक है ना। जैसे उसमें नंबर्स लिखे होते थे, नंबर्स को उसमें आपको इंसर्ट करना था, ओके। पंच कार्ड को इंसर्ट करके देन उसका आप यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीजें आ गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी चीजें। फिर आया 1812 में डिफरेंशियल इंजन, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने इस पे काम किया, ठीक है। देखो ये जो पंच कार्ड है ना, ये पंच कार्ड अब देखो चलता जाएगा, ठीक है। पंच कार्ड चलता ही जाएगा अभी तक, क्योंकि इन्वेंशन, अरे इवोल्यूशन बहुत अच्छा करने के लिए जो पिछले वाली चीजें हैं उसको लेके तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे देखो आगे बढ़ने लगी जब चीजें ना, तो जब चार्ल्स बेबेज आए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर क्यों कहते हैं, ये आप अगर आपने सिक्स से लेकर आगे बढ़े छोटी छोटी क्लासेस में देखा होगा, तो चार्ल्स बेबेज का नाम ही सबसे पहले क्यों आता है कंप्यूटर में, बिकॉज इन्होंने क्या किया था कि कंप्यूटर को वो सारी चीजें प्रोवाइड की थी जो पहले इन्वेंशंस में नहीं होती थी, राइट। जैसे कि इन्होंने इनपुट आउटपुट हो गया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, बीच का प्रोसेसिंग वाला सिस्टम भी इन्होंने बना दिया था, ठीक है ना। कैलकुलेशन, यूनिट्स में कैलकुलेशन करना, यानी मेमोरी के ऊपर काम करना, मेमोरी यूनिट्स के ऊपर इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ना ये रील विंग्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, घुमाने का होता था ऐसे, जैसे कि टायर घूमता है ना, वैसे घूमता था, ओके। एंड यहाँ पे आपको जब ये आउटपुट प्रोवाइड हो जाता था, यहाँ पे यहाँ से इनपुट भी देते थे, यहाँ से आपने इनपुट दिया, देन इसके बाद आउटपुट प्रोवाइड हुआ, आउटपुट प्रोवाइड होने के बाद यहाँ से वो एक तरीके से बाहर आ जाता था पेपर्स के फॉर्म में भी, यानी कि उसको आप अलग अलग पेपर्स के ऊपर भी प्रिंट कर सकते थे, ठीक है ना। इस टाइप से चार्ल्स बेबेज ने बहुत ही अच्छा एक तरीके से इन्वेंशन प्रोवाइड किया था, ठीक है। फिर 1816 में क्या हुआ था कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का भी, इन्होंने डिवाइस का इन्वेंशन किया था। इसमें क्या था कि इस एडवांस विजन ऑफ डिफरेंशियल इंजन, यानी कि इसमें जितने भी बहुत सारे देखिए यहाँ पे 60 एडिशंस इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में, ठीक है। पहले होता था ना कि टाइम बहुत ज्यादा लगता था कंप्यूटर के ऊपर, जो होते तो बहुत ही बड़े साइज में थे, बट टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा लंबा होता था। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि इन्होंने ऐसा एक इन्वेंशन किया एनालिटिक इंजन बना के, जिसमें एक ही मिनट में 60 एडिशंस कर सकते थे, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। एंड इसको इन्होंने क्या प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट को दिया है, जैसे यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं नोट में, दैट इज चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इमेजिन अबाउट द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, राइट। यानी कि कुछ प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख लेना, उसको बाद में यूज करना, दैट इज प्रोवाइडेड बाय अ चार्ल्स बेबेज, ठीक है। क्लियर हुआ, ये चीज आपको क्लियर हुआ ना। चार्ल्स बेबेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर इवोल्यूशन में, ओके। एंड समटाइम्स ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंटर कौन थे, फ्रैंक बॉल्डविन। ये इन्होंने क्या डिवाइस बनाया था, कैलकुलेटर, एक बड़े साइज में इन्होंने कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था 1872 में, ठीक है। 1872 में इन्होंने किया था, और इसमें क्या था कि बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन को बिल्ड किया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 1890 में आ गए थे हरमन हॉरेथ, ठीक है, हरमन हॉरेथ। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रो कार्ड, इलेक्ट्रो कार्ड ना एक तरीके से पंच कार्ड हुआ करता था। आपको पता है ना कि जैसे मान के चलो मेट्रो कार्ड आपने देखा है ना, उसको आप इंसर्ट करते तो उसमें जो इंफॉर्मेशन आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सच लाइक दैट, वो उस टाइप का ही पंच कार्ड हुआ करता था, जो कि इलेक्ट्रो कार्ड मशीन में यूज होता था, ठीक है। और उस मशीन से ही इनपुट, जब इनपुट दिया जाता था पंच कार्ड के द्वारा, तो आउटपुट में आपको
उसका रिजल्ट मिल जाता था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1908 में कौन आ गए थे, जेम्स पावर। ये इन्होंने डिवाइस कौन सा बनाया था, पैरेलल पंचिंग मशीन। ओके, एंड ये स्टोर डेटा को स्टोर करने के काम में आता था। जैसे कि हर्मल हर्रिथ ने क्या किया था, पंच कार्ड का इन्वेंशन कर दिया था, तो इन्होंने क्या किया था, पंच कार्ड को ही आगे बढ़ाया और उन्होंने पंचिंग मशीन बना दिया, जिसमें कि क्या होता था कि जितने भी डेटा हुआ करते थे वो सारा का सारा एक स्टोर हो जाता था, ठीक है, मशीन में। नेक्स्ट 1910 में टेबुलर मशीन आया। टेबुलर मशीन किसने बनाया था, हर्मन हॉरिथ ने। दोबारा देखो, हर्मन हॉरिथ ने पंच कार्ड बनाया, पंच कार्ड अभी भी चलेगा, देखो यहाँ पे भी चला पंच कार्ड, इन्होंने फिर से बना दिया टेबुलर मशीन, फिर से पंच कार्ड को ही यूज करना है। इनका यूज किस लिए करना था कि अमेरिका में जो सेंसस हुआ करते थे उनके यूज में इसको बनाया गया था। ठीक है, पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड एक एक तरीके से ना राउंड होल होते थे। ओके, एंड ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन के ऊपर काम होता था। एंड इसको डिजाइन किया था सेंशियस 1819 में, इनको 90 में ही डिजाइन कर दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया पंच कार्ड का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1942। अब देखो यहाँ 1942 है, बट इससे पहले टेबुलर मशीन के बाद आ गया था ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, और ट्यूरिंग मशीन किसने इन्वेंशन किया था, ये किया था एलन ट्यूरिंग ने। ये 1937 में ट्यूरिंग ने ठीक है 1937 में एलन ट्यूरिंग, ओके, एलन ट्यूरिंग ने टेबुलर टेबुलर मशीन के बाद ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये है ट्यूरिंग मशीन। ओके, एंड इसमें क्या होता था, ट्यूरिंग मशीन में नॉर्मली जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ट्यूरिंग मशीन एक तरीके से बहुत ही बड़े लेवल पे होता था, और इसमें बहुत हाई लेवल में आपको काम बहुत ही इजीली तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाता था। ओके, एंड अच्छा एक चीज़ और है, एलन, ये जो एलन ट्यूरिंग है, इसका इनका ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशन भी दिए थे, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रोवाइड करना, एंड बहुत ही डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इनका जो ये मशीन हुआ करता था वो काम करने के सक्षम होता था। ठीक है ना, एंड इसमें इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो इनका जो डेथ हुआ था, ये किसकी वजह से हुआ था, एप्पल खाने की वजह से हुआ था। ठीक है, एप्पल में एक साइनाइड का मात्रा मिल गया था, तो इन्होंने एक बाइट खा लिया था। ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि एक बाइट खा लिया था, एक ही बाइट में इनकी डेथ हो गई थी, पूरी शरीर में पूरा का पूरा जहर फैल गया था और इनकी डेथ हो गई थी। सो इसी वजह से ये जो एप्पल आईफोन आपने देखा होगा ना, जिसमें एक सेब का एक बाइट कटा हुआ है, ठीक है, तो ये इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के लिए डिनोट किया गया है कि ये जो एप्पल है ये इसी वजह से कट यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा इन्वेंशन किया था और एक बहुत ही लाइक फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा था, साबित हो गया था। दैट इज वाई एप्पल को यहाँ पे एक बाइट कट कर दिया गया है। ठीक है, सो ये डिनोट करता है उनको। ओके, ये चीज क्लियर हो गई ना आपको। इन्होंने देखो फाइनली डिजिटल कंप्यूटर का भी इन्वेंशन, मैंने आप जैसे बताया ना 1945 42 में मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर आया था, किसने दिया था, वेनियर बुश ने दिया था। ये हुआ था वर्क ऑन फिजिकल वैल्यूज एज टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी एक्सेट्रा हो गया, इन सब पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट 1944 में वेन बुश ने फिर से किया था इलेक्ट्रिकल एनालॉग कंप्यूटर। ओके, एंड ये किस लिए काम आता था, केमिकल प्लांट्स, जो केमिकल के प्लांट्स हुआ करते थे, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट्स, इन सब में इन सब चीज़ों को ऐड किया गया था इस कंप्यूटर को। ठीक है, फिर फाइनली ट्यूरिंग के बारे में मैंने जैसे आपको बताया है कि पंचिंग कार्ड देखिए पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चलता ही आ रहेगा। ठीक है, पंच कार्ड का यूज हो रहा है। ट्यूरिंग ने क्या किया था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आपने देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे, ये एक डिजिटल कंप्यूटर है और इसमें ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर, सब कुछ यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, एंड ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा साबित हुआ था इस दुनिया के लिए। अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए तो बहुत ही अच्छा माना गया था। ठीक है ना, ओके, सो ये एवोल्यूशन आपने देखा और फाइनली 1946 में
फिर ENIAC आ गया था, और इसको किसने इन्वेंट किया था, ये किए थे JP एकार्ड एंड जॉन मिर्शी। एंड इसका जो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर स्टैंड फॉर, ये जैसे मैंने आपको बताया है, ये ENIAC। ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, सो ये इवोल्यूशन फाइनली अब तक चलता जा रहा है, अभी भी ट्यूरिंग के ऊपर ही सारा का सारा जो प्रोसेस है वो किया जाता है। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। एंड डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा साइन है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। सो देखिए, चलिए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ तक कैसा कैसा रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन जैसे कि 1946 से 1959 तक चला, और ये ठीक है, ये चला 1948 से 1950 तक। और इसमें पता है क्या होता था कि बहुत बड़ा रूम होना चाहिए था, एंड उसको चिल्ड होना चाहिए था। चिल्ड का मतलब लाइक ठंडा होना चाहिए था, एसी होना चाहिए था। ये थोड़ा सा डीमेरिट भी था, बट हाँ, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा था, जनरेशन चल रहा था धीरे धीरे, तो कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करना ही था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत बड़ा कंप्यूटर माना जाता था। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा फुल डिटेल। पहले हम देखते हैं जनरेशन। उसके बाद सेकंड जनरेशन आप देखिए 1959 से लेकर 1965 तक चला, और ये एक तरीके से उससे उससे थोड़ा सा छोटा तो बना, लेकिन वो भी एक बड़े कमरे में ही रखा जाता था। ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1965 में से लेकर 1971 में इस तरीके के कंप्यूटर्स आने लगे, जिसमें देखिए एनालॉग टाइप के सिस्टम्स दिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन में आपको सिंपल, अब क्योंकि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया था और डिस्क टाइप का दिखने लगा था, इसका जो डिस्प्ले था वो थोड़ा सा हेल्दियर था और वाइडर था, हेल्दी था, बट ठीक है, पहले से ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। फिर फाइनली फिफ्थ जनरेशन जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी बहुत ही पहले भी थोड़ा सा जगह घेरा करता था, बट अब तो ऐसा हो रहा है कि आप इसको हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम कंप्यूटर के जनरेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जनरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो जनरेशन है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट जो जनरेशन है वो हुआ था 1947 से लेकर 1955 तक, 58 तक। ओके, एंड ये एक वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे ना इसमें वो होता था, जैसे एक मिनट, ये है हो गया, मान के चलो ये ट्यूब हो गया। ठीक है, ये ट्यूब है। ठीक है, ट्यूब में क्या होता था, कैथोड रेज, जैसे कि आई होप आपने ये चीजें पढ़ी होगी साइंस में, कैथोड रेज एंड एनोड रेज, इस टाइप के जो रेज हुआ करते थे ये ट्यूब में होते थे। ठीक है ना, जब इस ट्यूब में इस टाइप की चीजें होती थी तो ये रूम के अंदर होते थे, लाइक इसमें बहुत सारे हजारों में ट्यूब्स लगे रहते थे। ठीक है, मान के चलो बहुत सी हजारों में ट्यूब लगे हुए हैं। ठीक है, अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा पूरा का पूरा पानी में चला गया। ठीक है, तो इस टाइप के ट्यूब्स लगे रहते थे और एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ करते थे। अच्छा, इसमें ना बहुत ही मिली सेकेंड्स में आपको रिजल्ट देखने को मिलते थे। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत पहले ही पता है बहुत टाइम टेकिंग हुआ करता था, जो फर्स्ट जनरेशन है ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब वाले, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगी चीजें तो वो ऑब्वियसली टाइम थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो बट यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि इसका एक्सेस टाइम क्या है, दैट इज अ मिली सेकेंड, और इसकी जो मेमोरी हुआ करती थी दैट इज ओनली 20 KB। ठीक है, इसमें ज्यादा स्टोरेज आप नहीं कर सकते थे, बट हाँ जितनी भी करेंगे बहुत थोड़ी, लेकिन उसके लिए आपको हजारों ट्यूब्स लगाने पड़ते थे। ठीक है, और इसकी जो स्पीड हुआ करती थी वो 300 IPPS होती थी, आईपीएस होती थी। ओके, एंड इसकी जो लैंग्वेज है दैट इज अ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है मशीन लैंग्वेज, एक मिनट, ये है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा मशीन लैंग्वेज देखो वो होता है जो कि मशीन ही सिर्फ समझ सकता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। ओके, बाइनरी लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि ओनली जीरो, पेन में, हाँ, ये है 0 और 1 ओनली। मशीन सिर्फ यही चीज, यही बाइनरी जो नंबर है यही समझता है। ठीक है, अगर आप कोई भी, अगर आप ए भी लिखोगे ओनली 1 A, ठीक है, तो ए लिखोगे तब भी वो आपको मान के चलो 01011000 इस तरीके से आपको वहां पे ट्रांसलेट होगा कंप्यूटर के लिए। ठीक है, मशीन के लिए, देन दैट इज अ मशीन लैंग्वेज। इसको हम लो लेवल भी कहते हैं, जो चीजें समझ नहीं आ सकती ना इजीली, दैट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। ओके, जो कि सिर्फ
हम मशीन को समझाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं समझा पा रहे, तो हम उसको लो लेवल यानी लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। ओके। एंड इसमें क्या होता था कि मैग्नेटिक ड्रम यानी कि इसका जो स्टोरेज का डिवाइस होता था ना, एक तरीके से मैग्नेटिक ड्रम्स का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते? जैसे कि डिस्क होते थे ना, बड़े बड़े डिस्क होते थे बड़े लैंग्वेज में, ठीक है, बड़े लेवल में डिस्क होते थे। ओके। तो उसमें इन सब चीज़ों को स्टोर किया जाता था, जो भी आउटपुट होते थे वो यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता था। ओके। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, कौन कौन से ऐसे फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, दैट इज IBM 650, ठीक है। इनियाक, एक मिनट मेरा पेन, कौन कौन से फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, वो है IBM 650, फिर है इनियाक, फिर है इट्सैन एंड इडवैक, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्जामिनेशन में आपको इनके फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं। तो फुल फॉर्म जानने के लिए मैं आपको बता दूं, फुल फॉर्म क्या होता है इनियाक का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके। इट्सैक का क्या होता है, that is electronic delay storage atomic computer, and IDVAC का होता है electronic discrete variable automatic computer। ओके। क्लियर होना, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आना चाहिए क्योंकि ये समटाइम्स बहुत बार आप देखने को मिल सकता है, देखने को मिला भी है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये कब आ गया था, 1959 से लेकर 1964 तक चला था, ठीक है। अब इसमें क्या चला था, इसमें जो इसमें एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, दैट इज ये इन्होंने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स लगा दिए थे, ठीक है। सो सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पीड 300 IPS है, एंड लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया गया है बेसिक एंड कोबोल। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुआ था वो मशीन था, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 0 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड जनरेशन में कुछ चेंजेस ये आए कि लैंग्वेजेस में कुछ चेंज लाए गए, ठीक है। होता ये है ना कि जब चीज़ ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है तो हम उसको क्या करते हैं कि थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही हुआ सेकंड जनरेशन में। बेसिक लैंग्वेज लेकर आया गया एंड कोबोल, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ओके। एंड कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये दोनों लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, साथ में असेंबली लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया है, तो दोनों को सब मिला के इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था। इसमें जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले जनरेशन में बताया था कि जैसे नॉर्मली एक कैसेट हुआ करता था जो टेप इंक्लूड हुआ करता था, उसमें जो भी इनपुट था वो आपको क्या था, आउटपुट के फॉर्म में मिल जाता था। वैसे ही मैग्नेटिक टेप होता है, तो मैग्नेटिक टेप हो गया या पेपर टेप हो गया, दिस टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन, ओके। अच्छा, इसके जो एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से सिस्टम बनाए गए थे, वो है IBM 704, ICT 1300, ओके। क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मैं अगर और डिटेल देना चाहूँगी तो ये बहुत टाइम शेयरिंग सिस्टम था, यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम करता था। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हुआ करता था, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग मतलब एक के साथ आप दो तीन काम इकट्ठा कर सकते थे, ठीक है ना। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था स्टोरेज डिवाइस में, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैग्नेटिक टेप, यानी कि जो कोर टेक्नोलॉजी हुआ करता था, सेमीकंडक्टर्स का एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हुआ करता था, क्योंकि ये आउटपुट देने में बहुत अच्छा, बहुत सक्षम रहता था। तो इसके बेसिस पे जो इसका जो स्पीड रहता था वो जैसे कि आप देख रहे हो ना, 300 IPS हुआ करता था, ठीक है। ऑल क्लियर, ओके। एंड ठीक है। नाउ थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1965 से लेकर 75 तक, ओके। एंड इसमें क्या चेंजेस आया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट को लेकर आया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट जब वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के ट्रांजिस्टर लगाया गया था, उसको हटा के थर्ड जनरेशन में क्या किया कि इंटीग्रेटेड सर्किट को लेकर आया। अच्छा, इसका जो एक्सिस टाइम है ये नैनो सेकेंड है। देखो, धीरे धीरे टाइमिंग को भी ध्यान रखते हुए, पहले हुआ था मिली सेकेंड्स, फिर माइक्रो सेकेंड, फिर आ गया नैनो सेकेंड्स, यानी कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होने लगा जनरेशन का, बहुत अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट्स होने लगे कंप्यूटर के अंदर। एंड साथ में मेमोरी यानी कि इसकी जो साइज़ है वो भी बढ़ गई,
ठीक है, पहले 20 KB थी, अब 128 KB हो गया, देन अब थर्ड जनरेशन में 1 MB हो गया। ठीक है, स्पीड की बात करें तो 1 MIPS हो गया था। एंड 14, देखो 14 को किसने बनाया था, ये बनाए थे जॉन बेक्स ने। ठीक है ना, मैं लिखना चाहूँ तो मैं बताती हूँ, ये 14 का किसने बनाया था, जॉन बक्स ने स्टार्ट किया था। ठीक है, क्रिएट किया था। अच्छा, 14 का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। 14 का है फॉर्मूला ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांजिशन ही एक लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। एंड ये यूज हुआ था, कब हुआ था, थर्ड जनरेशन में। ठीक है ना, ये कब हुआ था, थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। एंड ये भी सेम मैग्नेटिक कोर के ऊपर ये डिपेंड है। ओके, एंड अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये लेस पावर कंज्यूम करता है, यानी कि इसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स नहीं है इसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि बहुत ही कम पावर को लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिक्वायर्ड होता है इसको। ठीक है ना, रिक्वायर्ड अगर हम बात करें तो इसको टेक्नोलॉजी बहुत ही इजीली ग्रैब कर लेता है जब इसमें काम किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर और इसके लैंग्वेजेस के ऊपर काम किया जाता है, तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रहता है टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड। ठीक है ना, एंड ये किस एप्लीकेशन पे काम आता है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया ना, डीबी, आपने सुना होगा DBMS, है ना, कभी तो सुना होगा अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है। तो ये है DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे ये काम करता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1976 से लेकर 90 तक। लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो ट्यूब्स हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत सारे बल्क में बहुत हजारों ट्यूब्स को यूज किया जाता था, तब जाके कुछ अच्छे रिजल्ट मिलते थे, वो भी बहुत लंबे टाइम के बाद, है ना, बहुत टाइम टेकिंग होता था। बट फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, बट वो भी लार्ज स्केल में, यानी कि बल्क में। ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि इसका जो टाइमिंग है, एक्सेस टाइमिंग, वो हो गया नैनो सेकेंड, बहुत ही अच्छा टाइमिंग हो गया। एंड साथ में इसकी जो मेमोरी है वो भी बढ़ गई, 16 MB, पहले देखिए 20 KB था, फिर 120 KB हुआ, फिर 1 MB हुआ, देन इसके बाद 16 MB हुआ। ठीक है, इसका जो स्पीड है वो भी अच्छा हो गया। एंड इसकी जो लैंग्वेज है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, अड्डा, C++। अड्डा को किसने दिया था, एक मैडम थी, ठीक है, एक लेडी थी जिसका नाम था अगस्ता अड्डा। ठीक है, उन्होंने इस लैंग्वेज को मतलब परफॉर्म किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहा था, क्योंकि जहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, जहाँ पे ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या होता है ना कि डेटाबेस जब यूज होता है तो उसका डेटा प्रोसेसिंग होता है, एंड जब उसका आउटपुट निकलता है, दैट वाज ऑसम। ठीक है, इट मीन्स ये धीरे धीरे इतना अच्छा होने लगा था, जो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जल्दी प्रोवाइड कर देते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते थे, एंड ऊपर से सेमीकंडक्टर्स के बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स रोल रहा करते थे। ठीक है, एंड इसमें कौन कौन से सिस्टम है, देखिए IBM 308 हुआ, एंड स्पेक्ट्रा 70, एंड क्रियॉन फर्स्ट। ओके, सो यू कैन सी हियर। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन की, अगर हम बात करें तो देखिए ये है लार्ज स्केल तो है ही, साथ में सुपर लार्ज स्केल की अगर हम बात करें ना, तो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ करते थे। ठीक है, चिप्स की, अगर ये चिप्स है, इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स, इंटीग्रेटेड चिप्स, लार्ज सुपर सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इसका जो टाइमिंग है वो भी हो गया था नैनो सेकेंड में। नैनो सेकेंड में तो हो ही रहा है, ये थर्ड जनरेशन में से ही चल रहा है नैनो सेकेंड। एंड इसका जो मेमोरी है वो भी बढ़ गया था 256 MB, साथ में स्पीड भी बढ़ गया है, अच्छा स्पीड हो गया है, जो भी रिजल्ट आउटपुट देने का जो स्पीड रहता है वो बहुत अच्छा हो गया है, जैसे कि 100 MIPS। ओके, एंड इसमें कौन सा लैंग्वेजेस यूज किए जाते थे, जावा, .NET, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, नॉर्मली आपने हाई लेवल लैंग्वेजेस का अगर मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूं तो ये एक तरीके से बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, लाइक कंप्यूटर को अगर आप बता रहे हो तो ये इजीली समझ आ जाता है कंप्यूटर को। बस हाँ, इसमें आपको कोडिंग करने की जरूरत होती है। ठीक है ना, इस तरीके से कोडिंग करिए, और बीच में कुछ भी आप इंग्लिश में कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट
एक लाइन लिख लीजिए या फिर आप कोई सेंटेंस लिख लीजिए, ये इजीली समझ जाएगा, ठीक है, बस कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल। इसमें क्या स्टोरेज डिवाइस हुआ करता था? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मीनिंग आप समझ सकते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लाइक जैसे एक ना टीवी है, ठीक है, टीवी है और इसका मान के चलो ये एंटीना है, ठीक है, ये एंटीना है। अब एंटीना से यहाँ टीवी के पास ये केबल जा रहा है, ठीक है। अब सोचिए आप टीवी के ऊपर ये डिस्प्ले कैसे आ रहा है, आउटपुट किस तरीके से शो हो रहा है, कैसे होगा? ऑब्वियसली यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा, ये जो स्टोरेज है यानी कि जो ऑप्टिकल है, ठीक है, यानी कि जो तार है, जो केबल है, इसी के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो जा रही है आपके टीवी में और स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो एक तरीके से ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये क्या हो रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर का काम करती है, ठीक है, यानी ऑप्टिकल एक तरीके से। सो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्रिया फोर्थ, क्रिया फोर्थ, इंटेल पी आई फोर्थ एंड परम, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, परम इज द मोस्ट सुपर कंप्यूटर ऑल ओवर एशिया, ठीक है, एशिया में सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। ओके, एंड इंटेल का तो समझते ही होंगे आप, क्योंकि जब भी कंप्यूटर आप खरीदते होंगे तो आपको डिस्प्ले में उसका जो भी सिस्टम है यूनिक आपको शो हो जाता है, ये लाइक इंटेल कोर i3 है या फिर क्या है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर हुआ, कंप्यूटर का हमने जनरेशन को पढ़ा। ओके, तो चलिए आइए हम इसकी कुछ और छोटे मोटे चीज को समझ लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, आते हैं बहुत इजी होते हैं बट आते नहीं है, भूल जाते हैं लोग, है ना। सो यहाँ पे मैं कुछ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी बेस्ड ऑन देयर साइज, ठीक है, साइज के बारे में, ठीक है, उनका जो साइज है उस साइज से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए फर्स्ट है माइक्रो। माइक्रो में आप रैम आपको कितना मिलेगा अगर माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। अब देखो मैं एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखो माइक्रो में अगर रैम आपको मिलेगा कितना, 8 से लेके 64 MB। आपका HDD यानी कि हार्ड डिस्क, डिस्प्ले हार्ड डिस्क आपको कितना मिलेगा, इतना जीबी होगा, 10 से 100 GB। वर्ड लेंथ कितना होगा, 832 बिट होगा। स्पीड इसमें मिलेगा आपको 100 MIPS। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, विंडोज। विंडोज के ऊपर विंडोज के ऊपर आपको जो कंप्यूटर है माइक्रो का, तो उसका ये सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे। यूजर्स कहाँ ही होता है, होम पे होता है। एन एग्जाम्पल इंटेल प्लेटिनम, ये तो पता ही है सबको। फिर है मिनी, यानी मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो रैम कैसा होता है, 64 128 MB। एंड HDD इसका होता है 100 से 200 GB। वर्ड लेंथ कितना होता है, 32 से 64 बिट। एंड स्पीड इसका होता है 200 MIPS। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ही किस पे काम करता है, विंडोज यूनिक्स पे। एंड यूजर्स का होता है बैंक में, जो बैंक का आपको पता है ना, बैंक का एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एंड उसके अलग सर्वर होते हैं। सो ये सब उसमें यूज होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, IBM 6000 PDB-8। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं समझाना चाहूँ तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलो एक इतना बड़ा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ही ये सारे के सारे सर्वर रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं जाएंगे। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रेलवे, ठीक है। रेलवे में जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ना सर्वर, उससे रिलेटेड जितने भी सर्वर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के मेन फ्रेम पे ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये जो मेन फ्रेम है दिख रहा है ना, ये इसका जो रैम होगा 128 से 256 MB। एंड HDD होगा 200 से 500 GB। वर्ड लेंथ कितना होगा, 64 से 128 बिट होगा। एंड स्पीड इसको आपको देखने को मिलेगा 500 MIPS। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे, विंडोज एंड लिनक्स पे। एंड ये कहाँ पे होते हैं, डेफिनेटली इस टाइप के, जैसे रेलवे हो गया, है ना, बैंक भी हो सकता है बट रेलवे ऑल ओवर इंडिया के, लाइक इस तरीके से। इसके एग्जाम्पल है IBM HP। ओके, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जैसे मैंने बताया परम इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ आवर इंडिया। तो इसका जो रैम है वो होगा 256 से लेकर 1024 MB। एंड इसका HDD कितना होगा, 500 से 1000 GB। एंड वर्ड कितना, वर्ड जो लेंथ है उसका जो बिट है वो कितना होगा, 128 से 256 बिट। स्पीड होगा 1000 MIPS। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कितना होगा, यूनिक्स एंड मैक पे ये चलेगा, ठीक है। एंड ये रिसर्च एंड एयरक्राफ्ट, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो वहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखिए,
हाईटेक साइबर 205 परम, ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन, ठीक है, जनरेशन बता दिया कंप्यूटर्स के। उसके बाद कुछ साइजेस के ऊपर कंप्यूटर के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल दिया है। यहाँ पे कुछ अलग से इंफॉर्मेशन है परम और कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में, वो भी आप जान लीजिए, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। परम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ड बाय सी डेक। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा सी डेक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने ये पिछले वाले वीडियो में आपको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सी डेक पुणे में इसका बनाया गया था और किसके द्वारा, डॉक्टर विजय आर भटनागर एंड टीम के द्वारा, पी भटनागर एंड टीम के द्वारा। फिर है परम 1000, इसको 10K भी बोलते हैं। परम 10K इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ परम विच प्रोवाइड्स वेदर रिपोर्ट ऑफ वन डे विद इन 1 मिनट एंड इज द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। देखो, जो अभी ये 10K आया है ना, परम 10K, इसका एक फीचर ये है कि ये वेदर फॉरकास्ट करता है। और ये क्या करता है कि 1 मिनट के अंदर ये वेदर फोरकास्ट करता है और ये 1 मिनट के अंदर आपको सारी डिटेल दे देता है वेदर कास्ट का। ओके, नेक्स्ट है पेस। पेस बोले तो पेस मतलब प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक, सॉरी, पेस माने पेस, PAC, पेस प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन was another supercomputer produced by अनुराग। ओके, अनुराग का फुल फॉर्म है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। इन्होंने इस चीज को, हमारे जो इंडिया है, इंडिया का जो सेकंड सुपर कंप्यूटर है वो कौन है, कौन सा है, पेस है, यानी कि प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। ओके, ये छोटा सा एक नोटिफिकेशन था जो कि आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट हो जाएगा क्योंकि समटाइम्स कभी कभी ना आ जाता है एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स तो ज़रूर करना ही है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं सारे कंप्यूटर के हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड एग्जामिनेशन के MCQs को भी मैं लेकर आऊँगी जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।